अरुण शिव को एक रूम में लेकर आए और उन्होंने उसका हाथ छोड़कर पूछा, शिव मैं तुम्हारा फैसला जानना चाहता हूँ बेटा। तुम पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। अगर तुम गौरी से शादी नहीं करना चाहते हो तो कोई बात नहीं, क्योंकि मैं वैसे भी उसकी शादी शक्ति से करने का फैसला ले चुका था। पर मैं तुमसे बस इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मेरी बेटी की चाहत तुम हो। वो आज भी सिर्फ तुम्हें चाहती है और इस वक्त तुम्हें भी उसके सपोर्ट और सहारे की जरूरत है। अगर तुम्हें मेरे हिस्से के शेयर्स चाहिए तो तुम्हें मेरा दामाद बनना होगा शिव। 24 घंटों से ज्यादा का वक्त हो चुका है, अब और वक्त नहीं दे सकता मैं तुम्हें। इससे पहले कि मेरी बेटी तुम्हारे लिए पागल हो जाए और अपने होश खो बैठे, मुझे उसकी शादी करनी ही होगी, वरना मैं उसे हमेशा के लिए खो दूंगा। बोलो शिव, क्या फैसला लिया तुमने? शिव ने कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि उसे रति के साथ हुई अपनी शादी याद आ रही थी। वो सब याद आ रहा था जो उसके और शक्ति के बीच हुआ था। उसे वो रात भी याद आई जब वो पहाड़ से नीचे गिर रहा था और उसके अपने भाई ने उसे गिरने दिया था। उसे वो पल भी याद आया जब उसने अपनी पत्नी के मरने की खबर अखबार में पढ़ी थी। अरुण उसका परेशान चेहरा देखकर उसके पास आए और बोले, तुम्हारी खामोशी ने मुझे तुम्हारा जवाब दे दिया है शिव। जाओ जाकर अपनी माँ से मिल लो, कुछ और शायद ना बचा सको, पर अपनी माँ की जान तो तुम बचा ही सकते हो, जाओ मिल लो उनसे। इतना कहकर वो वहां से जाने लगे। तभी शिव बिना उनकी ओर देखे बोला, मैं गौरी से शादी करने के लिए तैयार हूँ अंकल। अरुण के कदम अचानक रुक गए और उन्होंने पलटकर शिव की ओर देखा तो वो उनकी ओर देखकर फिर से बोला, मैं गौरी से शादी करने के लिए तैयार हूँ, मुझे इस शादी से कोई ऐतराज नहीं है अंकल। अरुण के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। उन्होंने आगे बढ़कर शिव को अपने गले से लगा लिया और बोले, तुमने बिल्कुल सही फैसला लिया है बेटा। तुम्हारे इस फैसले से तुम्हारा बिजनेस और परिवार बिखरने से बच जाएगा और फिर रति के जाने के बाद तुम भी तो अकेले हो गए हो। इतनी लंबी जिंदगी अकेले कैसे काट पाओगे? गौरी तुम्हारी दोस्त है और अब हम सफर बनकर सारी जिंदगी तुम्हारा साथ निभाएगी। मैं तुम्हारे और अपनी बेटी के लिए बहुत खुश हूँ शिव, बहुत खुश हूँ। गौरी भी ये जानकर बहुत खुश होगी कि उसका शिव सिर्फ उसके लिए मौत के मुंह से लौट आया है। मैं अभी जाकर उसे बताता हूँ। नहीं अंकल, आज शाम की बोर्ड मीटिंग से पहले हम मेरे जिंदा होने वाली बात किसी को नहीं बता सकते, गौरी को भी नहीं। तभी शिव बोला। अरुण के चेहरे की मुस्कुराहट कुछ पल के लिए उदासी में बदल गई, पर फिर वो शिव के कंधे पर हाथ रखकर बोले, ठीक है तो फिर तेरे साथ चलो और कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो। कैसा कॉन्ट्रैक्ट अंकल? शिव ने हैरानी से पूछा। अरुण मुस्कुराते हुए बोले, बेटा किरण भाभी की तबीयत ठीक नहीं है, तो ऐसे में तुम आज तो गौरी से शादी करने के लिए नहीं मानोगे, और फिर मैं खुद अपनी एकलौती बेटी की शादी ऐसे नहीं करना चाहता। मैं उसकी शादी बहुत धूमधाम से करना चाहता हूँ, इसलिए एक छोटा सा कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं जिसमें बस इतना लिखा होगा कि मैं अपनी बेटी के हिस्से के शेयर्स उसके होने वाले पति के नाम कर रहा हूँ। अगर तुम 15 दिनों में उससे शादी नहीं करते हो तो वो शेयर्स फिर से मेरी बेटी के नाम पर हो जाएंगे और तुम खुद पेपर साइन करोगे। तुम्हें कोई ऐतराज तो नहीं है ना? शिव के चेहरे पर तीखी सी मुस्कुराहट आ गई। नहीं अंकल, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। आपको जो ठीक लगे आप अपनी और अपनी बेटी की सिक्योरिटी के लिए कर सकते हैं, और आप फिक्र मत कीजिए, मैं इस शादी से पीछे कभी नहीं हटूंगा, कभी नहीं। अरुण ने ये सुनकर उसे अपने गले से लगा लिया। शिव मन ही मन बोला, मैं इस शादी से इनकार नहीं करूंगा अंकल। आपकी बेटी खुद इस शादी से इनकार करेगी क्योंकि मैं उसे बहुत अच्छे से जानता हूँ। वो मेरे और रति के बीच कभी नहीं आएगी, कभी नहीं। दूसरी ओर पूरी तरह होश में आने के बाद किरण की नजरें शिव को तलाश रही थी। जब उन्हें शिव कहीं नजर नहीं आया तो उन्होंने अपना ऑक्सीजन मास्क हटा दिया और बेड से उठने की कोशिश करते हुए चीखी, शिव शिव। अशोक के कैबिन में बैठे अधिराज उसकी आवाज सुनकर उसके रूम की ओर दौड़ पड़े। डॉक्टर अशोक भी उनके पीछे ही दौड़ पड़े। किरण दीवार का सहारा लेकर रूम से बाहर आई और फिर से चीखी, शिव। अधिराज ने दौड़कर उसे पकड़ा और बोले, किरण किरण तुम्हें होश आ गया? मेरा शिव यही है, मैंने देखा उसे, उसे कुछ नहीं हुआ है, वो जिंदा है। तभी किरण बोली। अधिराज एकटक उसे देखने लगे तो वो फिर से बोली, मैं सच कह रही हूँ जी, वो अभी अभी मेरे पास था। अधिराज ने तुरंत अशोक की ओर देखा तो वो मुस्कुराते हुए बोले, हाँ भाभी, शिव यही है, वो आपकी दवाइयाँ लेने गया है, आप रूम में चलकर आराम करिए। वो आपको ऐसे देखेगा तो आपसे तो कुछ नहीं कहेगा, पर उसका गुस्सा मुझ पर फूटेगा। चलिए
इतना कहकर उन्होंने अधिराज को इशारा किया। अधिराज किरण को पकड़कर रूम में ले आए और उसे बेड पर बैठाने लगे। किरण उनकी ओर देखकर फिर से बोली, आप जाए ना, शिव को बुलाकर लाइए। मुझे अपने बच्चे को छूना है, उसे देखना है, उससे पूछना है कि वो अपनी माँ को छोड़कर क्यों चला गया था। ये भी पूछना है उससे कि रति कहाँ है, उसे भी साथ लाया है ना वो? हाँ, उसे भी साथ लाया है वो। अभी थोड़ी देर में दोनों आ जाएंगे, तुम बस आराम करो। तुम्हें पता है ना कि तुम्हारा बेटा तुम्हें ऐसे नहीं देख सकता, चलो लेटो। अधिराज उसे बेड पर लेटाकर बोले। छिपकर ये सब देख रहे शिव की आंखों से आंसू बहने लगे। तभी डॉक्टर अशोक एक इंजेक्शन तैयार करते हुए बोले, भाभी मैं आपको इंजेक्शन लगा रहा हूँ, इसे लगाने से आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी और आपको ठीक देखकर शिव बहुत खुश होगा, है ना? किरण कुछ नहीं बोली, बस उसने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिला दिया। डॉक्टर ने उसे इंजेक्शन लगा दिया। अधिराज उसकी हथेली थामकर बोले, अब तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, तुम्हारा शिव आ गया है ना, अब तो तुम्हें खुश होना चाहिए। हाँ, पर वो अब तक आया क्यों नहीं? मेडिकल स्टोर तो नीचे ही है, इतनी देर क्यों लग रही है उसे? मैं खुद देखकर आती हूँ। किरण इतना कहकर फिर से बेड से उठने लगी, पर अधिराज उसे पकड़ते हुए बोले, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है किरण, वो बस आता ही होगा। एक काम करता हूँ, मैं उसे बुलाकर लाता हूँ, पर तुम बेड से मत उठना। किरण ने सिर हिलाया और बोली, ठीक है, आप जाइए और मेरे शिव को जल्दी से लेकर आइए, मैं यही उसका इंतजार करूंगी। किरण के इतना कहते ही अधिराज वहां से उठकर चले गए। उन्हें बाहर आता देख शिव तुरंत छिप गया। अधिराज बाहर आकर बेंच पर बैठे और रोने लगे, बस कर दीजिए भगवान, अब और इम्तिहान मत लीजिए मेरा, बेटा तो खो चुका हूँ, अब पत्नी को खोना नहीं चाहता, उसे इस सदमे से बाहर ले आइए भगवान। इतना कहकर वो रोने लगे। ये सब देखकर शिव बहुत अपसेट हो गया, पर वो चाहकर भी अपने माँ पापा के पास नहीं जा पाया। तभी अरुण ने पीछे से आकर उसके कंधे पर हाथ रखा। शिव ने तुरंत पलटकर उनकी ओर देखा तो वो बोले, चले शिव, जितनी जल्दी शेयर्स तुम्हारे नाम पर हो जाए उतना अच्छा होगा। बोर्ड मीटिंग में चंद घंटे ही बचे हैं। शक्ति का भी सुबह फोन आया था, वो मुझसे मिलने मेरे घर आने वाला है। बेहतर होगा हम उससे पहले ही कानूनी कार्यवाही पूरी कर ले। शिव ने खुद को संभाला और उनके साथ चल दिया। दूसरी ओर सुमित्रा और अजय के साथ रति और प्रिया भी नाश्ते की टेबल पर बैठी नाश्ता कर रही थी। तभी सुमित्रा ने अपने एक नौकर को आवाज लगाई, चंदू मेरे लिए एक कप चाय बनाओ। तभी रति उठकर बोली, मैं बना देती हूँ आंटी। नहीं बेटा, तुम तो हमारी मेहमान हो, मेहमानों से काम थोड़ी करवाया जाता है, तुम बैठो, चंदू बना देगा, सुमित्रा बोली। रति ने मुस्कुराते हुए उनकी हथेली थामी, आंटी कल से लेकर अब तक आप सबने मेरे लिए इतना कुछ किया है, तो बदले में मैं आप सबके लिए चाय तो बना ही सकती हूँ। यकीन मानिए बहुत अच्छी चाय बनाते हूँ मैं, आप मेरे हाथों की चाय का स्वाद कभी नहीं भूलेगी। अगर ये बात है तो फिर जाओ बनाओ, मैं भी तो देखूं कि तुम कैसी चाय बनाती हूँ। तभी ब्रेड में बटर लगा रही प्रिया बोली। रति ने सुमित्रा की ओर देखा तो उन्होंने उसे चाय बनाने का इशारा किया। रति चुपचाप चाय बनाने किचन की ओर चली गई। अजय उसे देखकर मुस्कुरा दिया और बोला, माँ शायद ठीक ही कहती है, काजल का यहाँ काम करना ही अच्छा होगा। दूसरी ओर शिव अरुण के साथ एक वकील के ऑफिस में बैठा पेपर्स पढ़ रहा था। अरुण ने जो भी क्लॉज एग्रीमेंट में डलवाए थे उसे पढ़कर वो थोड़ा अचंभित था, पर फिलहाल ना वो उनसे कोई सवाल कर सकता था और न ही पेपर साइन करने से इनकार कर सकता था। उसे इस तरह पेपर्स पढ़ते देख अरुण मन ही मन बोले, मैं तुम्हारे पास इनकार की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ना चाहता शिव। शादी तो अब तुम्हें मेरी बेटी से हर हाल में करनी ही होगी, क्योंकि अब तुम्हें कपूर ग्रुप ऑफ कंपनी के एमडी की कुर्सी सिर्फ इसलिए मिलेगी क्योंकि तुम मेरे दामाद बनने जा रहे हो। अधिराज का बेटा नहीं बल्कि मेरा दामाद अब उस कंपनी का मालिक होगा और मेरी बेटी मालकिन। शिव भी मन ही मन बोला, ये तो तय है कि अरुण अंकल जो दिखते हैं वो है नहीं। कल तक मुझे ये लग रहा था कि ये जो कुछ भी कर रहे हैं सिर्फ अपनी बेटी की मोहब्बत में कर रहे हैं, पर अब लग रहा है कि इनका सच कुछ और ही है। चेहरे पर मुखौटे लिए जी रहे हैं ये, और इनका असली चेहरा भी शायद कुछ और ही है। कहीं मेरे पापा ने आस्तीन का सांप तो नहीं पाल रखा है। इन पर आंख बंद करके भरोसा करने का ही नतीजा तो नहीं है ये सब। पता लगाना होगा, पर उससे पहले मुझे ये पेपर्स साइन करने होंगे। हे भोलेनाथ, आप पर भरोसा करके मैं आज अपनी जिंदगी दांव पर लगा रहा हूँ, अपनी शादी दांव पर लगाने जा रहा हूँ।
मेरे इस फैसले को गलत साबित मत होने देना। 15 दिन है मेरे पास। इन 15 दिनों में मुझे रति को भी तलाशना है और अरुण अंकल के इरादों को नाकाम करने का रास्ता भी खोजना होगा, इसलिए मेरे साथ रहिएगा। जय श्री महाकाल। उसने महाकाल का नाम लेकर पेपर्स साइन कर दिए। अरुण के चेहरे पर जहरीली मुस्कुराहट आ गई। तभी शिव पेपर्स उनकी ओर बढ़ाकर बोला, ये लीजिए अंकल। अरुण ने पेपर्स लिए और अपने वकील को देते हुए बोले, इन्हें फिलहाल संभाल कर रखिए वकील साहब, क्योंकि शिव और गौरी का ब्याह होने के बाद इन पेपर्स की कोई जरूरत नहीं होगी। इन्हें फाड़कर कचरे में फेंक दीजिएगा। तभी शिव बोला, बोर्ड की मीटिंग में अभी वक्त है अंकल, इसलिए मीटिंग में जाने से पहले मैं एक बार गौरी से मिलना चाहता हूँ। अरुण मुस्कुराते हुए बोले, चलो, मेरी बेटी अपने इस सरप्राइज का बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रही है। तुम्हें देखकर उसके चेहरे पर आज जो खुशी होगी, उसे देखने के लिए मैं बेकरार हूँ। और उससे ज्यादा बेकरारी इस बात की है कि जब उसे ये पता चलेगा कि तुम उससे शादी करने वाले हो, तो उसका रिएक्शन क्या होगा। शिव उनकी बातें सुनकर मुस्कुरा दिया, चले अंकल। अरुण ने सिर हिलाया तो शिव तेजी से वहां से चला गया। अरुण ने वकील साहब को इशारा किया और फिर वो भी उसके पीछे चल दिए। दूसरी ओर रति सबके लिए चाय लेकर आई और टेबल पर रखकर बोली, ये लीजिए गर्मा गर्म चाय। सुमित्रा ने तुरंत चाय का कप उठा लिया। उन्होंने एक घूंट पिया और फिर एकटक रति की ओर देखने लगी। रति उनका चेहरा देखकर परेशान हो गई। वो बड़ी बेसब्री से उनके कुछ कहने का इंतजार करने लगी। तभी प्रिया बोली, माँ की शक्ल देखकर ही लग रहा है कि तुमने कितनी बुरी चाय बनाई है। अगर तुम्हें चाय बनानी नहीं आती थी तो क्या जरूरत थी तुम्हें हमारे किचन में घुसने की। बेवजह चाय पत्ती, शक्कर और दूध बर्बाद किया हमारा। शट अप प्रिया, जरूरत से ज्यादा बोलने लगी हो। बड़ों से बात करने की तो तुमने तमीज ही नहीं रही है। ये भी भूल गई हो कि काजल हमारे घर में मेहमान है। बदतमीज लड़की, अजय गुस्से में बोला। प्रिया उससे घूरने लगी। तभी सुमित्रा भी बोली, ज्यादा लाड़ प्यार ने कुछ ज्यादा ही बिगाड़ दिया है तुम्हें। माफी मांगो काजल से, अभी और इसी वक्त। माफी और इससे माय फुट। इतना कहकर प्रिया भनभनाती हुई वहां से चली गई। अजय गुस्से में उठकर उसके पीछे जाने लगा, पर रति ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और बोली, रहने दीजिए सर, मुझे उसकी बातों का बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। बच्ची है वो और बचपने में ये सब बोल जाती है। आप बैठिए, चाय पीजिए। अजय ने बिना कुछ कहे अपने हाथ की ओर देखा जिसे रति ने पकड़ा हुआ था। उसके देखते ही रति ने तुरंत उसका हाथ छोड़ दिया और बोली, आई एम सॉरी सर। अजय मुस्कुरा दिया। तभी सुमित्रा बोली, काजल बेटा, तुमने सच में चाय बहुत अच्छी बनाई है। अजय ने भी चाय का कप उठाया और एक घूंट पीकर बोला, काजल चाय का टेस्ट तो सच में बहुत अच्छा है। बड़े से बड़े होटल में भी ऐसी चाय नहीं मिलती। तभी दीनानाथ जी वहां आकर बोले, चाय ही नहीं अजय बाबू, काजल बिटिया खाना भी बहुत अच्छा बनाती है। सबने तुरंत उनकी ओर देखा। उन्हें देखकर रति के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। वो दौड़कर उनके सीने से आ लगी। दीनानाथ जी उसके सिर पर हाथ रखकर बोले, बिटिया, कल रात मैं और तेरी अम्मा बहुत डर गए थे। ये सोच सोचकर हमारी जान निकली जा रही थी कि कहीं इस तूफान में तुझे कुछ हो न जाए। तूफान इतना खतरनाक था कि हम तुझे ढूंढने के लिए घर से निकल भी नहीं पाए। पर जब सुमित्रा बहन जी ने अपने नौकर को भेजा और उसने बताया कि तू ठीक है और यहाँ है, तो दिल को सुकून मिला। उसने बताया था कि तुझे बुखार है बेटा। इतना कहकर उन्होंने रति के माथे को छूकर देखा और पूछा, अब तो बुखार नहीं है तुझे। रति मुस्कुराते हुए बोली, नहीं बाबा, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ और बुखार भी उतर गया है। तभी सुमित्रा उनके पास आई और हाथ जोड़कर बोली, आइए पंडित जी, हमारे साथ चाय पीजिए, मुझे कुछ बात भी करनी है आपसे। दीनानाथ जी ने सिर हिला दिया। दूसरी ओर अरुण ने अपनी गाड़ी अपने घर के लॉन में रोकी। उनकी गाड़ी रुकते ही शिव गाड़ी से बाहर आया। अरुण ने गाड़ी से बाहर आकर उसके कंधे पर हाथ रखा और बोले, तुम यही रुको शिव, जब तक मैं न कहूं गौरी के सामने मत आना। शिव ने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए अपनी गर्दन हिला दी। लेखिका कविता वर्मा। अगर आपको मेरी लिखी कहानियां पसंद आ रही है और आप इस कहानी को आगे भी पढ़ना और सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और आज ही सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।